दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हिंदी से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हम लोग देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेगा ध्यान से। लिखा है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। वाह भाई वाह, कितने बार पढ़ाओगे शब्द अलंकार, इतने बार पढ़ा दो दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा, कभी परीक्षा में जिंदगी में गलत नहीं होगा। दोस्तों क्या पढ़ाया था? शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये 2 प्रकार के अलंकार कहे जाते हैं। ठीक है, जिसमें याद रखेगा शब्दों के माध्यम से जब क्या होता है काव्य में जो अर्थ निकलता है, जो शोभा आती है दोस्तों, उससे शब्दालंकार। जब अर्थों के माध्यम से होता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। ठीक है, यहां पूछा दोस्तों कौन सा, क्या पूछा दोस्तों, कौन सा शब्दालंकार के भेद हैं। एक तो लिख रहा है अनुप्रास अलंकार, हाँ भाई अनुप्रास अलंकार तो है शब्दालंकार के भेद। ठीक है, दूसरा लिख रहा है दोस्तों यमक अलंकार, यमक अलंकार भी हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा दोस्तों क्या होता है, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, ये भी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में याद रखेगा आपका रूपक अलंकार हो गया, आपका उपमा अलंकार हो गया, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, उत्प्रेक्षा हो गया। यहाँ पे जो दिया जा रहा है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार, ये भ्रांतिमान भी हो गया। ठीक है, ये सभी क्या कहलाता है दोस्तों, ये सभी अर्थालंकार कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये शब्दों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये शब्दालंकार होते हैं। और यहाँ श्लेष जो है दोस्तों, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, करा रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर कौन सा अलंकार दोस्तों, याद रखिए पानी शब्द का अर्थ कई सारे निकाले गए, इसीलिए दोस्तों यहां पर भी श्लेष अलंकार है। मैंने पहचान बताया था। श्लेष में याद रखिएगा दोस्तों यहां पर चिपका हुआ अर्थ रहता है। ठीक है, चिपका हुआ अर्थ रहता है, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, इसे कहा जाता है चिपका हुआ अर्थ। और जब कभी ऐसा होता है तो उत्तर क्या आता है, श्लेष अलंकार आ जाता है। उत्तर ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पानी के 3 अर्थ बताए गए। किसके अर्थ? पानी के 3 अर्थ बताया गया दोस्तों। कौन कौन सा? एक पानी का अर्थ बताया गया कांति, क्या बताया गया, कांति। एक पानी का अर्थ बताया गया आत्मसम्मान। आप कहते हैं ना कि यार हम पानी पानी हो गए, मतलब मेरी इज्जत चली गई। ठीक है, तो आत्मसम्मान को भी पानी, और दूसरा तो पानी जल को कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे इसका अर्थ तो आपको यहां पर पानी के 3 अर्थ निकलेंगे, इसी वजह से यहां पर क्या है, श्लेष अलंकार दिया गया है। आइए आगे बढ़िए। ये तो बहुत शानदार सवाल है यार, इस तरह के सवालों में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, करा अवधि का निजी छंद कौन सा है। ये जितनी अवधि सबसे ज्यादा लिखा किसने दोस्तों, तुलसीदास जी ने लिखा है। अवधि में आपको सब रचनाएं मिल जाएंगी, किसकी, तुलसीदास जी की। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं क्या है, मैक्सिमम रचनाएं दोस्तों अवधि में लिखी गई हैं। और अवधि का निजी छंद क्या है, तो बरवय। क्या है दोस्तों, अवधि का निजी छंद क्या है, बरवय। बरवय में पता मात्राएं कितनी होती है, बताइए बरवय में मात्राएं कितनी, क्योंकि परीक्षा में मात्राएं खूब पूछा जाता है आपसे। बरवय में मात्राएं कितनी होती है, 12 और 7 की यति आती है। कितनी, प्रथम, यानी जो आपका विषम चरण आएगा, विषम चरण और सम चरण। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा विषम, फिर आ जाएगा सम, यही होता है विषम और सम। तो यहाँ दोस्तों 12 मात्राएं, यहाँ 7 मात्राएं, फिर 12 मात्राएं, फिर 7 मात्राएं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये आपका आ जाता है किसमें, ये बरवई में आ जाता है। रोला में याद रखें दोस्तों, रोला में दर्जन मात्राएं होती, 12 मात्राएं रहती रोला में। ठीक है, दर्जन मतलब 24, यहाँ लीजिए 12 मत लीजिए, 24 मात्राएं होती दोस्तों। कहाँ पर, यहाँ पर होती। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी दोहा सोरठा की बात करें तो दोहा सोरठा तो मुझे लगता है आपको एकदम रट गया होगा। ठीक है, दोहा में 13 11, ठीक है, ये मात्राएं होती हैं, इसको याद रखेगा। और सोरठा की बात करेंगे तो सोरठा दोहा का ठीक उल्टा होता है, 11 13। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपके सोरठा में। सब याद रखेगा, इसी तरह से सब इंपॉर्टेंट है और परीक्षा से कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, चौपाई भी लिख लीजिए, कहे चौपाई को छोड़ रहे हैं। ठीक है, चौपाई मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, 16 मात्राएं होती, कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती चौपाई में। तो इसको भी लगी हाथ आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला लिख रहा है मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है। दोहा में मात्रा कितना दोस्तों, तो दोहा में मात्रा 13 11। और दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा मात्रा कितना दोस्तों, याद रखिएगा 11 13। ये आपके सोरठा की मात्रा हो जाती है, ये आप याद रखेगा। चौपाई में दोस्तों मात्राएं 16 और रोला में याद रखेगा 24। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेगा। फिलहाल तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था, आप घबराइए मत, आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। जितने भी हैं उन सभी के बारे में लोग चर्चा किया जाएगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जितना ज्यादा रिवीजन के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों, ये इसलिए लेकर आता हूं कि आप रट लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में यही से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हम लोग करते हैं, एक एक सवाल आराम आराम से पढ़ते चलिए, आराम आराम से करते चलिए।
सही विकल्प बताओ, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को किस रस का दोस्तों सम्राट कहते हैं? तो याद रखिएगा, सूरदास को यह वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके गायन शैली में, क्योंकि भक्ति काल कवि कहे जाते हैं, ठीक है, भक्ति वाले कवि कहे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जब ये भक्ति करते हैं तो अपने भक्ति में ये भगवान की प्रार्थनाओं का वर्णन करते हैं दोस्तों, इसलिए से इन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, क्योंकि इनकी ज्यादातर जो चीजें मिली हैं ये माता यशोदा और कृष्ण के बीच में इनके बहुत सारे पद मिलते हैं, तो यहाँ वात्सल्यता का भाव होता है और यहाँ वात्सल्य रस निकल करके आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भक्ति से जुड़े हुए हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स रस का विरोधी है? देखिए, विभत्स का मतलब क्या होता है? विभत्स का तात्पर्य होता है दोस्तों घृणा। अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? घृणा आएगा, ठीक है। और ये आप जानते हैं। और घृणा की जहां बात आ जाती है वहां पर क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? श्रृंगार। श्रृंगार का अपोजिट हो जाता है दोस्तों घृणा, क्योंकि श्रृंगार में जहां मन खुश होता है वहां घृणा को देकर के मन विचलित हो जाता है, याद रखेगा। बाकी भय का क्या हो जाएगा? गलत लिखा है, भय का जुगुप्सा, ठीक है, याद रखेगा। विभत्स का क्या होता है दोस्तों? अगर यहाँ पर स्थायी भाव देखेंगे तो ये आपका निकल के आएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा याद रखेगा। और यहाँ श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार का क्या निकल के आता है दोस्तों? स्थायी भाव रति आता है, ठीक है, रति आता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एक दूसरे संबंधित है, वो एक दूसरे संबंधित है, ये विरोधी दोस्तों इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रेम का विरोधी क्या होता है? विभत्स होता है, इसको याद रखें। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, यह भाव किसकी अभिव्यक्ति से हुई? चिराग तले अंधेरा, ये तो पक्षपातपूर्ण है नहीं, ठीक है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, दाल में काला होना, दाढ़ी में तिनका होना, ठीक है, ये सब जो है गलत का प्रतीत है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, ठीक है, यानी पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। तिनके की ओट में पहाड़, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही है, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि तिनके की ओट में पहाड़, कुछ ने इसने किया था, ये भी गलत है। दाल में काला होना, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ आएगा अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, ठीक है, यानी यहाँ पक्षपात पूर्ण व्यवहार की बात आती है, याद रखिएगा। चिराग तले अंधेरा का तात्पर्य क्या? पहले आप तात्पर्य देख लीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे चिराग तले अंधेरा यानी अपनों की गलती न दिखाई देना, ठीक है, अपनों की गलती न दिखाई देना, ठीक है, न दिखाई देना, यह क्या कहा जाता है दोस्तों? चिराग तले अंधेरा। मतलब अगर अपना बुराई न दिखाई देना, या अपनों की गलती न दिखाई देना, या फिर अपना भी कर सकता है, अपनी गलती न दिखाई देना, ठीक है, ये भी क्या कहलाता है? चिराग तले अंधेरा। कि व्यक्ति को दूसरे में कमी नजर आती है लेकिन उसको अपने अंदर कमी नजर नहीं आती। इसी तरह दाल में काला होने का मतलब क्या है? संदेह होना, किसी बात का संदेह होना, तब आप कहते हैं भाई दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चोर की दाढ़ी में तिनका का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? जो चोर होता है वो गलत तरह से व्यवहार करता है, पहले ही समझ में आता है, ठीक है। और इसके बाद तिनके की ओट में पहाड़, तिनका तो बहुत छोटा होता है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, यानी कम संसाधन में अधिक काम करना, कम संसाधन में अधिक काम करना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है तिनके की ओट में पहाड़, ठीक है, काम करना, ठीक है। या इसी का अपोजिट करेंगे तो आएगा चूड़े के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। वहां होता है कम संसाधन में अधिक काम नहीं किए जा सकते, वो इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए। जो अनुचित जोड़ा है वो बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। करा डंके की चोट पर, यानी अस्पष्ट। अरे भाई, डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि सब कुछ आपका इसी हिंदी से पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। तो क्या है? अस्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ये तो सही है, ठीक है। जहर की पुड़िया यानी धोखेबाज, ये भी सही है। ढेर करना, उसने मार के ढेर कर दिया, हरा दिया, ये भी सही है। तूती बोलना यानी विरक्ति, उसकी तूती बोलती है। तूती बोलने का मतलब विरक्ति होना, विरक्त होने का मतलब होता है दोस्तों अलग थलग रहना, ठीक है। और तूती बोलने का मतलब होता है किसी का प्रभाव ज्यादा होना, ठीक है, याद रखिएगा। प्रभाव अधिक होना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिक होना, इसे कहा जाता है तूती बोलना, ठीक है। हम बोलते हैं ना, याद रखिएगा, मोदी जी की तूती बोलती है भारत में, ठीक है, क्यों? यानी उनका प्रभाव है भारत में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तूती बोलने का आता है। ये ऑप्शन आपका गलत दिखा गया, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। देखिए, अनेकों शब्द गलत लिखा हुआ दोस्तों। अनेकों अपने आप में बहुवचन होता है, तो इसको आप अनेक कहिए, ज्यादा सही है, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम है। अनेक का तात्पर्य क्या है? बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो अनेकों ग्रंथ नहीं, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ, उसने अनेक ग्रंथ लिखा नहीं दोस्तों, ये आपका लिखा की वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लिखा नहीं होगा। उसने अनेक ग्रंथों लिखे, ग्रंथों की वजह से गलत हो गए। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों की वजह से गलत हो गए। यहां पर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए दोस्तों। 10 बजने को 10 मिनट है, 10 बजने को 10 मिनट
है, 10 बजने को 10 मिनट है, ये तो दोस्तों गलत है और आपको इसी को शुद्ध करना है। तो 9:10 है, 9 बजने को 10 मिनट है, 9:10 है, ये दोस्तों गलत है। 9 बजने में 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनटें हैं, मिनटें क्या होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 बजने में 10 मिनट हैं, ये सही हो सकता है। 9 बजने पर 10 मिनट हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहां पे याद रखें दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी में 2 नंबर भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां मिनटें लिखा है, जरा ध्यान दीजिए, फ्लो में आगे मत बढ़ जाइए, आराम से पढ़िए, आपको उत्तर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा नेताजी ने कहा था, क्या कहा था भाई नेताजी ने, करा नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, ठीक है। तो याद रखेगा, अभी तो यहां मुझे चिन्ह तो दिख नहीं रहा है फिलहाल, देखिए ये जो डबल इन्वर्टेड कामा, यहां पर एक डैश लगना चाहिए, यहां पर कामा होना चाहिए, तब जाके शुद्ध होता, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, इसको आप समझिएगा। और यहां पर ये जो आता है दोस्तों, ये जो डबल इन्वर्टेड कामा है ना, इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। लास्ट में जहां पर होता है वहां पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम का सैंपल दोस्तों ऐसे लगता है, अल्प विराम का सैंपल दोस्तों ऐसे लगता है, और उद्धरण चिन्ह का सैंपल दोस्तों ऐसे लगता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा, और प्रश्नवाचक ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, विराम चिन्हों से संबंधित भी कई सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य, जो मिश्र वाक्य हो बताइए, ठीक है, केवल मिश्र वाक्य बताना है आपको। करा चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो मिश्र वाक्य है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए, मिश्र वाक्य की खासियत होती है जहां 2 वाक्य मिलते हैं, जैसे सेठ जानता है कि नौकर क्या है, ईमानदार है, तो यहां पर 2 अलग अलग वाक्य हो गए, ठीक है। और जो भाषण देके जाने की बात कहा रहा है दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे नेताजी भाषण देकर चले गए, तो इसमें कुछ अलग से थोड़े जोड़ा, ये तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सरल वाक्य उदाहरण हो जाएगा। बाकी आपसे पूछा था मिश्र वाक्य, इसको समझिए, ठीक है। और ये जो कह रहा बिजली नहीं थी इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, दोस्तों ये सब जो इस्तेमाल होता है ये संयुक्त में इस्तेमाल होता है। कहां पे होता है, ये संयुक्त में इस्तेमाल होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ही है जो सही होगा। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये भी नहीं होगा यहां पर, ठीक है। तो आप समझिएगा, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, वह समाज जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो दोस्तों, पकड़िए ध्यान से, जहां पर उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य लगा हो या ये संबंध दिखता हो, वो कौन सा कहलाता, बताया, इसको 1000 बार बताया हूं, जहां पर विशेषण विशेष्य की बातें आ जाए। पॉइंट नोट करिए फिर से, ठीक है, जहां पर दोस्तों क्या आ जाए, विशेषण विशेष्य की बातें आ जाए, विशेषण विशेष्य की बातें आ जाए, या फिर जहां पर उपमान उपमेय की बातें आ जाएं, किसकी बातें आ जाएं, उपमान उपमेय की बातें आ जाएं। एकदम इसको रट डालिए, क्योंकि मुझे पता है ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, और जब जब आता है तमाम लोग गलतियां करते हैं। याद रखेगा, यहां पे आता है दोस्तों कर्मधारय समास। क्या आता है दोस्तों, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसको याद रखेगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे लोग यहां पे गलतियां करते हैं, लेकिन आप मत करिएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास, तो याद रखेगा यहां पर ही हो जाएगा। अव्ययीभाव समास में तो अव्यय लगा होता है ना, और द्विगु समास में संख्यावाची होता है, और तत्पुरुष समास तो एकदम अलग है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। देखिए अभी आपने पढ़ा अव्यय में, अगर मैं बात करूं दोस्तों तत्पुरुष समास की, तो देखिए तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही दोस्तों हम लोग काउंट करते हैं किसे, कर्मधारय भी इसी के अंतर्गत आता है, कर्मधारय भी इसी के अंतर्गत आता है, और जो हम पढ़ते हैं द्विगु समास ना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और देखिए अगर जाहिर सी बात अब इसके अंदर, तो यहां पर भी देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यहां भी प्रधान होता है, ठीक है। और जब यहां उत्तर पद प्रधान होता है और इसी के 2 पार्ट हैं, तो यहां भी जाहिर सी बात है उत्तर पद प्रधान होगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है, और अगर इसी का पार्ट ए वाला भी है तो यहां पर भी दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये तीनों में क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होते हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसकी वजह से बदल जाते हैं। तो यहां पर याद रखेगा फिलहाल ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में तो दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, यहां दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में याद रखेगा यहां दोनों प्रधान होते हैं, ये खासियत होती है, ठीक है। एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है, तो उसको देखिए और समझिए चीजों को, गलती मत कीजिए। यहां तत्पुरुष समास निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है।
रीत्यानुसार में कौन सा संधि विच्छेद है, ठीक है। आइए रीत्यानुसार में बताएं। रीत्यानुसार में दोस्तों हो जाएगा रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार बराबर क्या हो जाता है, रीत्यानुसार। और देख रहे होंगे यहाँ य या व के ऊपर जब कोई अर्धवर्ण होता है तब हम कहते हैं दोस्तों ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर यण संधि आएगा। क्या आएगा, यण संधि आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रित्य नहीं होगा, ऋतु नहीं होगा, रीत नहीं होगा, क्या होगा, रीति धन अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा वाड़ी धन औचित्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाड़ी धन औचित्य बराबर हो जाता है वाड़ियोचित्त। क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है वाड़ियोचित्त हो जाता है। याद रखिएगा, वाड़ी धन औचित्य बराबर क्या हो जाता है, वाड़ियोचित्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा, सही संधि होगा दोस्तों, क्या होगा, वाड़ियोचित्त हो जाएगा। बाकी आपका क्या लिख रहा है, गलत है, वाड़ियोचित्त करेंगे। यहाँ भी देखिए य के साथ कोई अर्धवर्ण लगा है, ये लगा है ना ड़, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यण संधि का उदाहरण है। अगर आपसे संधि पूछता तो आप संधि भी करते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे, सब करिए, सब पढ़िए। आपको विच्छेद भी आना चाहिए और कहां पर कौन सी संधि है आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों कृदंत प्रत्यय और एक होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 2 प्रकार के दोस्तों आप याद रखेगा प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय याद रखेगा, ये जो बनते हैं दोस्तों याद रखेगा क्रिया धातु से बनते हैं। किससे बनते हैं, क्रिया धातु से बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय दोस्तों ये कई टाइप से बनते हैं, जैसे ये संज्ञा से बनते हैं, ये सर्वनाम से बनते हैं, ये विशेषण से बनते हैं और ये अव्यय से भी बनते हैं, ठीक है। इन चारों से बनते हैं, तो इन चारों को याद रखेंगे, ठीक है। आपसे पूछा कृदंत प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय हमेशा किससे बनता है दोस्तों, क्रिया से बनता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। बाकी का जो दे रहा है दोस्तों, इनसे तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है, कृदंत प्रत्यय का निर्माण नहीं होता है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। देखिए, मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ठीक है। तो अंदाज से बता रहा है मैंने वहीं सामान रखा होगा, यार मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां संदिग्धता का बोध होता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे राधा आई होगी तो यहां संदेहवाचक है, क्यों, क्योंकि आई है कि नहीं आई है, नहीं। राम ने खाना खाया होगा, पता नहीं खाना खाया है कि नहीं खाया। तो दोस्तों जहां संदिग्धता का बोध होता है वहां आपको इस तरह से होगा होगी जैसे शब्द मिलते हैं, इसको आप याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त वाक्य, एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ वो बताना है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ वो बताना है। मेरे हाथों में गिलास गिरा और टूट गया, तो देखिए गिलास का गिरना एक क्रिया हो गई और टूटना ये आपकी दूसरी क्रिया हो गई, ठीक है। मैं अपने घर में रहूंगा, तो घर में रहना एक क्रिया, लेकिन दूसरी क्रिया का यहाँ पे अभाव है, तो मुझे लगता है यही आपका उत्तर होगा। आगे ही पढ़ लेते हैं। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, स्वस्थ होना एक क्रिया हो गया, दवा पीनी दूसरी क्रिया हो गई। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, तो प्रसन्न होना एक क्रिया हो गया और चलते बनना दूसरी क्रिया हो गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर 2 क्रिया आ जाए वहां पर आपसे पूछ रहा कि जब 2 क्रिया होगी तभी तो संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है भाई। एक से बढ़कर अलग होगी, एक से ज्यादा होगी तभी तो संयुक्त कहलाएगा। तो संयुक्त क्रिया कहां मिलेगी आपको, ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से पढ़िए आगे, अगला सवाल करा गीला है। गीला है दोस्तों एक किस प्रकार का विशेषण है, लिख रहा है सार्वनामिक विशेषण, नहीं सार्वनामिक विशेषण नहीं दोस्तों, यह वह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यह गुणवाचक विशेषण है। क्यों, गीला होना, ठंडा होना, गर्म होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये सब गुणवाचक होते हैं। तो याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, संख्यावाचक भी नहीं है और सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पे क्या कर लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की कई बातें कर ली, जैसे आपको स्वाद की बात कर ले, आपकी गंध की बात कर ले, ठंडा की बात कर ले, गर्म की बात कर ले, अच्छा की बात कर ले, बुरा की बात कर ले, सब गुण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। भार की बात कर ले, दिशा की बात कर ले, स्थान की बात कर ले, ठीक है, ये सब आता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है। आइए मैं बताता हूं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसमें घोड़ा क्या दोस्तों, घोड़ा आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा है, ठीक है, घोड़ा। और उस संज्ञा की विशेषता है दोस्तों कि वो काला है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेषण हो सकता है, ठीक है, विशेषण हो सकता है कि काला घोड़ा या तेज। दौड़ना क्या दोस्तों, यहाँ पर दौड़ना क्रिया हो जाता है, और कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज दोस्तों क्या हो जाएगा, ये उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे तेज
ये जो शब्द है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया विशेषण निकल कर आ जाएगा। सब जानते रहिए, पता नहीं परीक्षा में क्रिया विशेषण पूछे या विशेषण पूछ दे या फिर आपसे खाली क्रिया पूछ दे, भाई पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप इसको जैसे संज्ञा बोले ना, आप संज्ञा के स्थान पर इसको विशेष से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष से होता है, और विशेषण क्या कर रहा है कि घोड़ा काला है। ठीक है, तो याद रखिएगा काला विशेषता है और किसी विशेषता घोड़े की, तो घोड़ा विशेष से भी कर सकते थे, ये थोड़ा सा छिपा हुआ है। मान लीजिए इसमें आपसे विशेष से ही पूछ देता तो आप हो जाते कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है और अच्छे से दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ठीक है, मेरे घर से आपका घर। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, मेरे घर से देखिए दूरी है, जहां पर से लगता है यहां पे दो ही बात आती है, या तो दोस्तों यहां पे अपादान कारक होगा या तो दोस्तों यहां पे करण कारक होगा। तो देखिए करण कारक नहीं, करण कारक दोस्तों संबंध को देख के लिए जाते हैं, यहां पे होगा अपादान कारक। जैसे गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये सब में अपादान कारक होता है। मैं जानता हूं कि आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए दोस्तों इस तरह के सवाल मैं आप सभी के सामने लाकर देता हूं, इसको पढ़िए, उत्तर निकालिए। आज इतना ज्यादा टेस्ट दे लीजिए कि परीक्षा में जब ये सब सवाल आपके सामने आए तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं गलती होनी चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला पढ़े ध्यान से। कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ठीक है, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है दोस्तों? देखिए आपने कथा का कथाएं बन सकता है, लता से लताएं बन सकता है, कथा से क्या बन सकता है दोस्तों? कथाएं, यानी इनका वचन तो परिवर्तित हो रहा है। लता से दोस्तों लताएं बन सकता है, लता से क्या बन सकता है? लताएं बन सकता है। ठीक है, लताएं बन सकता है। कुटी से दोस्तों क्या बन सकता है? कुटिया बन सकता है, कुटिया बन सकता है। ठीक है, लेकिन सरसों हमेशा सरसों ही रहता है, सरसों का यहां पर चेंजिंग नहीं है। जैसे चाकू का कोई चेंजेस नहीं होता, इससे प्राण का चेंज नहीं होता, वैसे सरसों अपने आप में सरसों ही है, उसको आप बदल नहीं सकते, ये आपका फिक्स रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है शरीर के अंग के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? अंग के आधार पर उंगली और एड़ी। ठीक है, अच्छा, कलाई और तलवा, कलाई इसे कहा जाता है, तलवा उसे कहा जाता है। पंजा तलवा कहता तो सही हो जाता, एड़ी और कुहनी कहता तो सही हो जाता। ठीक है, उंगली कह के गलत कर दिया। ठीक है, बाह और जांग। ठीक है, ये बाह होता है और ये जांग होता है। ठीक है, ये सही है। हाथ पैर दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, बाह और जांग ये क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, ये जोड़ा आपका सही है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, बाह और जांग ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आपसे पूछ रहा है ना, नहीं एक शब्द और देखिए, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, और इससे यहाँ पे यार स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी दे दिया। ठीक है, ये भी दे दिया, इसको भी फोकस करना है, क्योंकि बांग जान तो सही हो सकता था, लेकिन इसके आधार पे दोस्तों गलत भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट पढ़िए, उंगली और एड़ी। एड़ी अच्छी एड़ी है, खराब एड़ी है तो स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, उंगली तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों चाहिए। कलाई और तलवा, ठीक है, ये आपका पुल्लिंग लिख के सही किया, लेकिन कलाई स्त्रीलिंग हो जाएगा, तलवा पुल्लिंग हो जाएगा। ये तो इससे अच्छा तो आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, कलाई तलवा। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही बन रहा है। ठीक है, कोई आपका जरूरी थोड़ा है कि भाई कहां से कहां दे रहा है, भाई आप समझिए। अब मुझे समझ में आ गया, देखिए पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों, आपको शरीर का अंग जो होता है उस अंग को बताना है कि कौन सा अंग, एक आपके पास खाली पुल्लिंग होना चाहिए और एक स्त्रीलिंग होना चाहिए, खाली आप इतना समझो। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं एड़ी, तो दोस्तों एड़ी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन उंगली भी तो स्त्रीलिंग होती है, दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। हाथ दोस्तों, हाथ क्या होता है दोस्तों? हाथ अच्छा होता है, हाथ अच्छी हाथ तो अच्छा हाथ होता है। ठीक है, और पैर भी क्या होता है? पैर। ठीक है, तो हाथ पैर दोस्तों ये नहीं बनेगा। ठीक है, और मतलब अलग अलग हो जाएगा, और बांह और जांग भी नहीं बनेगा। यहां पे दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कलाई और तलवा बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कलाई क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, और तलवा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और ये एक सही जोड़ा मुझे नजर आ रहा है। बाकी के जोड़े दोस्तों थोड़े से गलत नजर आ रहे हैं। एक बार मुझे इस सवाल पे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? आय हाय आय हाय हाय हाय, नहीं दे दिया। ठीक है, अन से अनादर, आदर में अन जोड़ देंगे तो अनादर हो जाएगा, पढ़ में अन जोड़ देंगे अनपढ़ हो जाएगा, अभ्यस्त में अन जोड़ देंगे अनभ्यस्त हो जाएगा, आदि में अन जोड़ देंगे अनादि हो जाएगा। अब दे दिया टेंशन। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अब इसमें होगा क्या? देखिए
होगा, थोड़ा सा आप गलत बोल गए, ठीक है। अनपढ़ जो शब्द होता है पढ़ नहीं होता, पढ़ना शब्द होता है, पढ़ना से अनपढ़ बनता है दोस्तों। यहां पर अनपढ़ अपने आप में एक शब्द है, इसमें अन नाम का कोई उपसर्ग नहीं लगा, इसमें अन नाम का उपसर्ग नहीं लगा, जरा ध्यान दीजिए। वो खाली आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया और आप बेवकूफ बन गए, आपको ऐसा फील हुआ, तो इसको याद रखें दोस्तों। बाकी आदर में अनादर, अभ्यस्त, देखिए आदर शब्द होता है उसमें अनादर लगता है, अभ्यस्त शब्द होता है उसमें अनभ्यस्त हो जाता है, आदि शब्द होता है उसमें अनादर। कहीं पढ़ शब्द पढ़ा है क्या? पढ़ शब्द पढ़ा है? पढ़ शब्द नहीं होता, पढ़ना होता है। और अनपढ़ अपने आप में भी एक क्या है, शब्द है, इसको याद रखेंगे। ये जो आपका दे रहा दोस्तों यहां पर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और अनपढ़ में अगर करते उपसर्ग, लेकिन यहां पर अन नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखेगा। क्योंकि अनपढ़ में दोस्तों ये पूरा, देखिए आप एक चीज और जानिए, उपसर्ग है, आप समझिए, एक उपसर्ग होता अन और एक उपसर्ग होता अन, ठीक है। आप कहोगे दोनों में अंतर का है, यहां अंतर यह है कि हलन लगा है, ठीक है। अगर मैं आदर को लिखूं, जैसे आदर लिखता हूं, तो आदर में जब उपसर्ग लगाता हूं अन ना, तो अन में न हलंत वाला लगाता हूं, क्योंकि ये आधा न और यहां दो अ होते हैं, ठीक है, दो अ मिलकर आ बनाते हैं, तो एक न इसके पास चला जाता है तो पूरा न हो जाता है, और एक आ की मात्रा लग जाती है तो ये बन जाता है अनादर। ऐसे अनभ्यस्त में होता अन धन अभ्यस्त, तो वहां न जो होता है दोस्तों हलंत वाला होता है, आप ध्यान दीजिए, न हलंत वाला। अनपढ़ में पढ़ हो जाएगा, पढ़ से पढ़ना हो जाएगा, क्योंकि पढ़ नाम की एक धातु होती है। पढ़ क्या कर सकते हैं, अभी याद आया कि पढ़ दोस्तों ये धातु होती है, धातु के आधार पे कर सकते हैं, और धातु के आगे भी तो उपसर्ग लगता है, तो पढ़ के आगे उपसर्ग लग सकता है, लेकिन वो अन उपसर्ग लगेगा, वो अन जो हलंत दिया ये नहीं लगेगा, जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है, शायद ऐसा है, शायद नहीं, कंफर्म ऐसा है, याद आ गया, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, ध्यान भी आपका दिलाया था, ठीक है। इसको याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। करेक्ट, कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना है, ठीक है। कालीमा, कालीमा दोस्तों एक काल से तो बनेगा नहीं, ठीक है, और लालिमा से भी नहीं बनेगा, कालापन से, ये काला शब्द होता है, काला से ही सब बनेगा, काला से कालीमा बनेगा, काला से कालापन बनेगा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है काला से बनेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा को पहचानिए। कौन सा अनुपयुक्त समानार्थी जोड़े हैं उसको पहचानिए, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, बादल, बादल और नीर। दोस्तों नीर कहा जाता है जल को, और यहां जल और बादल दे दिया। चलिए पहले और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करा केस और बाल, तो केस और बाल एक ही होता है। केला को कदली कहा जाता है, द्रव्य को वित्त कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। हाँ, द्रव्य को द्रव भी कहा जाता है, वित्त भी कहा जाता है, दोनों याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर यही लिख देता ना, ये लिखता कि बादल और नीरज लिख देता, नीरद, नीरज नहीं नीरद, तो याद रखिए ये बादल का समानार्थी हो जाता, तब आपका जो है सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली नीर लिख करके क्या कर दिया, ये आपका गलत कर दिया है, इस वजह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर ये अनुपयुक्त जोड़ा है, यही आपको बताना था, ठीक है। आगे बढ़िए, कर मनुजात और मनुजाद में क्या अंतर है, ठीक है। मनुजात, जात, और एक शब्द लिखा दोस्तों मनुजाद, क्या लिखा है, मनुजाद लिखा है, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखिए, मनुजात का मतलब होता है मानव जाति, मानव जाति का मतलब क्या होता है दोस्तों, मानव, ठीक है। और याद रखिए मनुजाद का मतलब होता है दानव जाति, मानव और दानव, तो मानव दानव मिला लीजिए कहां पर है, ठीक है। तो कह रहा है मनुष्य जात और राक्षस, राक्षस दोस्तों गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाता राक्षस। मनुष्य जात और मर्यादा दोस्तों गलत है, मानव और राक्षस ये सही है, 6 सही लिखा है दोस्तों, ये सही हो सकता है। मनुष्य जाट दोस्तों गलत लिखा है, मर्यादा गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप कर लीजिए, ये यही तो बनेगा। दानव को ही तो राक्षस कहा जाता है, कहने को ये सही कर सकता था, लेकिन ये नहीं, क्यों किया, क्योंकि राक्षस ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, राक्षस ऐसे लिखते हैं ना, राक्षस में छाता वाला छ थोड़ी लिखते हैं, इस वजह से आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा अली शब्द के अनेकार्थी दोस्तों जो कहें वो बताइए, ठीक है। अली शब्द के अनेकार्थी क्या होता है, अभी कल ही आपको बताया था दोस्तों, अली शब्द के कल या 2-3 दिन पहले बताया था। अली को याद रखेगा, भंवरा भी कहते हैं, भंवरा भी कहते हैं, अली को भंवरा भी कहते हैं, उसी का नाम है। अली को कोयल भी कहते हैं, ठीक है, कोयल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक ही का नाम हो गया, तो जैसे मैंने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों अली और किसी किसे कहा जाता है, तो अली मैंने बताया था, अली दोस्तों सखी भी कहा जाता है, सखी भी याद रखिए उसे कहा जाता है, ठीक है। अली दोस्तों कह सकते हो आप, जैसे कोयल को कहते हैं, इसके अलावा बहुत अच्छा नाम है, अली सेतु को कहा जाता है, ठीक है। और अली
शराब को भी कहा जाता है, किसको? शराब को, ठीक है। शराब को भी क्या कहा जाता है? याद रखिएगा अली कहा जाता है। खोजिएगा, मिलेगा सब आपको, ठीक है। तो यहाँ भंवरा और कोयल करिएगा, भंवरा आम नहीं, कोयल सहिता सुख नहीं, कोयल सहिता अज नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब अनेकार्थी शब्द है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्मम, निर्मम, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं। जिसके हृदय में दया नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर दया न हो तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे निर्दय। क्या कहेंगे? निर्दय। और ऐसे व्यक्तियों को निर्दयी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रोधी व्यक्ति को क्रूर कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। मर्माहत कहा जाता है दोस्तों किसे? जैसे मर्माहत उसे कहा जाता है जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो, जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो उसे क्या कहा जाता है? जैसे कहते हैं ना, ये दर्द विदारक घटना ने मुझे हृदय पर चोट दी थी, मर्माहत घटना हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा मर्माहत तब आता है, ठीक है। यहाँ पे आप निर्मम करिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वक्ता। याद रखिएगा, बोलने वाले व्यक्ति को वक्ता कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? बोलने वाला क्या कहलाता है? वक्ता कहलाता है। सुनने वाला श्रोता कहलाता है, ठीक है। और अधिक बोलने वाला क्या कहता है दोस्तों? अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? ये अधिक बोलने वाला अधिवक्ता कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ वाचाल हो जाएगा। जब बोल दिया ना बहुत अधिक, खाली अधिक पूछता तब अधिवक्ता कर लेते, खाली अधिक बोलता तो अधिवक्ता कर लेते। अधिक बोलने वाले को अधिवक्ता कहा जाता है, लेकिन बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। और कम बोलने वाले को या नहीं बोलने वाले को, न बोलने वाले को क्या कहा जाता है? जो न बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे मूक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूक कहा जाता है, ठीक है, मूक, ठीक है। जो न सुनता उसे क्या कहते हैं? जो न सुनता हो उसे क्या कहते हैं? उसे बाधिर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाधिर, मूक बाधिर, ठीक है, यानी गूंगा और बहरा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और प्रवक्ता माने क्या होता है? प्रवक्ता यानी किसी चीज को अच्छी तरह समझाने वाला, ठीक है, अच्छी तरह समझाने वाला, ये क्या कहलाता है दोस्तों? समझाने वालों को क्या कहा जाता है? प्रवक्ता कहा जाता है, ठीक है, प्रवक्ता कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। करा सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, सौदामिनी किसे कहते हैं दोस्तों? सौदामिनी कहा जाता है विद्युत को। किसको कहा जाता है? सौदामिनी, याद रखिएगा, किसे कहा जाता है? विद्युत को कहा जाता है। विद्युत को दोस्तों चपला भी कहा जाता है, ठीक है। विद्युत को तड़ित झंझा भी कहा जाता है, ठीक है। विद्युत को तड़ाग भी कहा जाता है। विद्युत को सौदामिनी भी कहा जाता है, सौदामिनी भी कहा जाता है। विद्युत को बिजली भी कहा जाता है, ठीक है, बिजली भी कहा जाता है, बिजली भी कहा जाता है। विद्युत को कौंधा भी कहा जाता है, कौंधा भी कहा जाता है। विद्युत को क्षण प्रभा भी कहा जाता है, क्षण भर के लिए उजाला होता है ना, तो याद रखेगा विद्युत को क्षण प्रभा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी नाम है। इसके अलावा विद्युत को चंपा भी कहते हैं, चंपा चमेलियां, चंपा याद रखिए। ये सभी नाम आपके विद्युत के हैं, ठीक है। दारा दोस्तों किसे कहते हैं? दारा पत्नी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? दारा पत्नी को कहते हैं। नहीं पता तो पता कर लीजिए, ठीक है, और बाकी आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती को दोस्तों वाणी कहा जाता है, ये आपका सही है, ठीक है। सरस्वती को बीड़ा पाड़ी कहा जाता है क्योंकि बीड़ा बजाती हैं। सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, लेकिन सरस्वती को कमला नहीं कहा जाता है। इसके अलावा सरस्वती को हंस वाहिनी कहा जाता है, हंस वाहिनी कहा जाता है। सरस्वती को ज्ञानदायिनी कहा जाता है, ज्ञानदायिनी, ठीक है, क्योंकि ज्ञान की देवी होती है, ठीक है। ज्ञान दायिनी कहा जाता है, दायिनी, ठीक है, ज्ञान दायिनी कहा जाता है। ये सभी नाम इनके हैं, लेकिन कमला नहीं कहा जाता। कमला किसे कहा जाता है दोस्तों? कमला कहा जाता है लक्ष्मी को। किसे कहा जाता है? लक्ष्मी को, ठीक है। माता लक्ष्मी का नाम क्या है? इनको धनश्री कहते हैं, माता लक्ष्मी कहते हैं, कमला कहते हैं, ये सभी नाम है, ठीक है। रमा कहते हैं, भार्गवी कहते हैं, विष्णु प्रिया कहते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु की पत्नी थी ना, तो विष्णु प्रिया कहते हैं। ये सभी नाम किसका है? माता लक्ष्मी का नाम है। सौम्य का विलोम क्या होता है? देखिए, सौम्य का होता है तात्पर्य। अगर इसका अर्थ हम लोग देखें तो सौम्य का अर्थ होता है दोस्तों मुलायम। क्या होता है दोस्तों? सौम्य का अर्थ क्या होता है? मुलायम होता है। और मुलायम से क्या हो जाता है दोस्तों? उग्र हो जाएगा। तो सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उग्र करिएगा, ठीक है। मतलब जिसका दिल एकदम मुलायम हो, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। कठोर की तरह से आप कर सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको याद रखेगा।
ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सौभाग्य मत करेगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है। सौभाग्य का अगर आपको विलोम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये आराम से निकाल सकते हैं। जैसे दुर्भाग्य हो गया, आपके मन में यहाँ शत्रु का मित्र हो गया, और दुराशय का सदाचार हो गया। सदाचार का वैसे दुराचार होता है, ठीक है। अच्छा, दुराशय का क्या कर सकते हैं, दुराशय मतलब जिसके अंदर बुरा आशय हो उसको दुराशय कहा जाता है। तो दुराशय को आप कर सकते हो सदाशय। क्या कर सकते हो, सदाशय, यानी जहां सद आशय हो वहां सदाशय। इसी तरह से अगर आपने दुराचार कर दिया, क्या कर दिया, दुराचार कर दिया, तो दुराचार का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, सदाचार हो जाता है। क्या हो जाता है, सदाचार हो जाता है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, ये आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है ना, चलो बताते हैं। करोड़ का दोस्तों अगर तत्सम निकालेंगे तो कोटि मिलेगा। क्या मिलेगा, कोटि मिलेगा। तेल का दोस्तों क्या मिलता है, तैल मिलता है, ठीक है। दिवस का दोस्तों याद रखेगा, दिवस आपका तत्सम शब्द ऑलरेडी दिया है, ये आप याद रखेगा। पीपल जो शब्द दिया, पीपल दोस्तों वृक्ष का नाम है, और पीपल को पिप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पिप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिप्पल कहते हैं, इसको याद रखेगा, ठीक है। पीपल को पिप्पल कहते हैं, हाँ सही याद आ रहा है मुझे, ठीक है। पिप्पल, अरे लिख लीजिए यार जल्दीबाजी में, पिप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिप्पल। अगर इसका ये देखिए जो 3 दे रहा ना, ये 3 आपका तत्सम बनाया हूं, यहाँ पे दिवस ऑलरेडी तत्सम दिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कर्म मक्खन का तत्सम क्या होगा, ठीक है। मक्खन का तत्सम दोस्तों क्या होता है, मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। क्या होता है, मृक्षण। कई बार लोग ना मृक्षण पूछता है परीक्षा में ना, लोग कहते हैं मृक्षण माने मच्छर होता है। मृक्षण माने दोस्तों मच्छर नहीं होता है, आप ऐसा मत करिएगा। मृक्षण माने क्या होता है दोस्तों, मृक्षण माने मक्खन होता है। मृक्षण माने क्या होता है, मक्खन होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, करें निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, ठीक है। देखिए आग दोस्तों, ये आग जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, आग तद्भव शब्द है, और इसका जो हो जाता है तत्सम हो जाता है, वो हो जाता है अग्नि। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका तत्सम आ जाएगा अग्नि, ठीक है। इसी तरह से बच्चा भी क्या दोस्तों, ये भी आपका तद्भव शब्द है, और यहाँ हो जाता है बालक। क्या आ जाता है, बालक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ खिड़की याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका देशज शब्द है। फूल भी दोस्तों याद रखिएगा, ये भी आपका तद्भव शब्द है, और इसका पुष्प हो जाता है या कुसुम हो जाता है, ठीक है। खिड़की जो शब्द है दोस्तों, ये आपका देशज शब्द है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, अगला क्या लिखा है, लिख रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी दोस्तों सही है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा गलत लिखा है दोस्तों। महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है, आप देखिएगा, महत्वाकांक्षा हो जाता है दोस्तों ऐसे, महत्वाकांक्षा में ये छतरी वाला छ होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये दूसरा छ दिया है, इस गलत दिया है, ठीक है। व्यवहार ऐसे नहीं होता दोस्तों, व्यवहार होता है। क्या होता है, व्यवहार होता ही होता है। और भस्मीभूत दोस्तों ये सही लिखा है, और वाष्प दोस्तों गलत लिखा है। वाष्प आप कैसे लिखते हो, ऐसे ये खटकोड़ वाला सा होता है, ये लिखा जाता है वाष्प, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसकी सही वर्तनी पहले से लिखी गई है, बाकी की वर्तनी क्या दोस्तों आपकी गलत दी गई है। निम्नलिखित में से कंठ वर्ड है कौन सा। ऊ की बात करेंगे दोस्तों, तो ऊ जो है दोस्तों ये आपका ओष्ठ वर्ड है। क्या है दोस्तों, ऊ जो है ओष्ठ वर्ड है। और आ दोस्तों क्या है दोस्तों, ये आपका कंठ वर्ड है। ई दोस्तों क्या है, ये आपका तालु वर्ड है। और बड़ी ई भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका तालु वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी दोस्तों देता है ए क्या होता है दोस्तों, तो ये देखिएगा क्या होता है, ए का निर्माण होता है दोस्तों अ, और ई से मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। तो अ को कहा जाता है दोस्तों क्या, अ को कहा जाता है कंठ वर्ड, ई को कहा जाता है तालु वर्ड। इस प्रकार से ये दोनों मिला करके क्या बनते हैं, इनको कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ड। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ड कहा जाता है। इसी तरह से देता दोस्तों ओ का क्या हो जाता है, तो याद रखेगा अ के साथ जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है। और आप जानते हैं अ क्या होता है दोस्तों, ये कंठ वर्ड होता है। ऊ क्या होता है, यह ओष्ठ वर्ड होता है। जब ये दोनों को मिलाते हैं तब ये बनता है दोस्तों कंठोष्ठ। क्या बनता है, कंठोष्ठ बनता है, ये बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आ जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसको भी याद रखेगा, क्योंकि डिफिकल्ट से क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे यही पूछना चाहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। कहां की बात कर रहा है, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों अवधी बोली जाती, छत्तीसगढ़ी बोली जाती, बघेली बोली जाती है, जयपुरी नहीं बोली जाती। जयपुरी दोस्तों यह राजस्थानी के अंतर्गत आता है, ठीक है। राजस्थानी में देखिए आपने पढ़ा होगा, मेवाती के बारे में पढ़ा होगा, मेवाती के बारे में पढ़ा होगा, आपने मारवाड़ी के बारे में पढ़ा होगा, मारवाड़ी के बारे में पढ़ा होगा, और आपने जयपुरी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सभी दोस्तों ये इसके अंतर्गत आते हैं, या ये पश्चिमी के अंतर्गत भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ, ये पश्चिमी हिंदी की तरफ आ जाएंगे दोस्तों, इसको याद रखेगा। ये फिलहाल जयपुरी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये आपका आखिरी सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा।
जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा इसी के इर्द गिर्द आपसे पूछेगा, तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।